नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 98 यानी 98। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 2 नवंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ मन के भोले भाले बादल पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से है। हमारे इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। हम इस पाठ की और इसके साथ साथ आई हुई कुछ व्याकरण की रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी व्याकरण आई थी वो हम इस वर्कशीट में देखेंगे। तो आज हम इनकी वर्कशीट करेंगे। इससे पहले कि हम ये पाठ यानी ये वर्कशीट आगे करें, हम ये पाठ एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा पहला पाठ है। ये एक कविता है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। झब्बर का क्या मतलब होता है? बहुत ही बड़े बड़े। ठीक है, बड़े बड़े बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो वो बादलों के बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसे कैसे लग रहे हैं। पहले वो झब्बर झब्बर यानी बड़े बड़े बालों वाले, ठीक है। गुब्बारे से गालों वाले यानी गुब्बारे जैसे गाल हैं उसके मोटे मोटे, और वो आसमान में दौड़ रहे हैं और झूम रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। यानी यहाँ पर वो अलग अलग बादलों के बारे में बता रहा है कि कुछ तो ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने एक जोकर की तरह अपनी तोंद यानी अपना पेट फुला रखा है। ये देखिए इस चित्र में, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो हाथी के जैसे सूंड उठाकर खड़े हैं। ये देखिए, ये रहा पीछे हाथी। और कुछ कैसे हैं? कुछ ऐसे हैं जैसे ऊँटों के कूबड़ जैसे। ये देखिए, ये एक ऊँट है और ये इसका कूबड़ है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बता रहा है कि कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ ऐसे हैं कि जैसे मानो परियों के पंख लगे हैं, जैसे ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। वो आपस में टकराते भी हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं? कुछ ऐसे लगते हैं कि आंधी तूफान आएगा, कुछ कैसे होते हैं कि बिजली कड़कती है, और कुछ कैसे होते हैं जिनके थैलों में पानी होता है यानी जिन बादलों में पानी होता है और वो बरसात करते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी वो किसी की नहीं मानते और अपनी चलाते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन जाते, बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। यानी वो बादलों के बारे में और क्या बता रहा है कि वो कभी तो आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और कभी इतनी बरसात करते हैं कि हमारी जो नालियाँ होती हैं उन्हीं की इतनी सारी बारिश हो जाती है कि उनमें बाढ़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ भी कहो वो बहुत ही भोले भाले लगते हैं। तो ये हमारी कविता लिखी है श्री कल्पनाथ सिंह ने। आइए अब इस वर्कशीट को कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम इन शब्दों का कुछ और अभ्यास करेंगे। तो हमने पहले 2-3 दिन पहले वर्कशीट की थी पर्यायवाची शब्दों के बारे में। हम उसी के बारे में आज और जानेंगे, और हमने पाठ तो रिवाइज कर ही लिया है, दोबारा से पढ़ लिया है। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1, मन के भोले भाले बादल कविता में बादल के आकार को किस किस के समान बताया गया है। यानी वो हमसे पूछ रहा है कि जब हमने ये कविता पढ़ी थी तो उसमें बादलों के आकार को किस किस से कंपेयर किया था, किस किस से मिलता जुलता बताया था। तो आइए, ये हमने अपने पाठ में पढ़ा था, अपनी कविता में पढ़ा था। ये देखिए इस पैराग्राफ में, यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बादल कैसे कैसे लग रहे थे। एक तो जोकर की तोंद फुलाए ऐसे लग रहे थे कि जैसे जोकर का पेट हो, ठीक है, और हाथी के सूंड जैसे लग रहे थे, और क्या था, ऊँटों के कूबड़ जैसे लग रहे थे, और क्या बताया था, परियों के पंख जैसे। तो ये हमने बताया था कि बादलों के आकार किस किस तरह के दिख रहे थे। तो आइए इसी को हम अपने आंसर में लिख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से अपने आंसर में लिख लेंगे कि एक तो जोकर से तोंद फुलाए, दूसरा हाथी से सूंड उठाए, तीसरा है ऊँटों से कूबड़ वाले, और चौथा है परियों से पंख लगाए। तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने आंसर में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो ये हमने कविता में पढ़ा था कि वो बादलों को ऐसे बता रहे थे कि कुछ बादल कैसे होते हैं, तूफानी से होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कहा गया था कि कुछ बादल तूफानी क्यों होते हैं। तो आप अपने आंसर में ये लिख सकते हैं कि कुछ बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो पूरे आसमान को ढक लेते हैं और चारों तरफ तेज़ हवा चलने लगती है और साथ ही साथ अंधेरा छा जाता है, यानी तूफान जैसा माहौल हो जाता है। इसीलिए कुछ बादलों को तूफानी कहा गया है। ठीक है, तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में वो पूछ रहा है कि बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ें कैसी आती होंगी। यानी वो पूछ रहा है कि ऐसा कैसे लगता है कि बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ आती है। ठीक है, तो आइए इसके आंसर में हम देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जब बादल तेज़ हवाओं की वजह से एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे गरजने की आवाज़ आती है, जो ऐसी लगती है कि मानो ढोलक बज रहा हो। यानी जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे कैसी आवाज़ आती है, गरजने की आवाज़ आती है और कभी कभार बिजली भी कड़कती है। तो उस आवाज़ को ये क्या कह रहा था अपनी कविता में कि मानो ऐसा लग रहा है कि ढोलक बज रहा हो। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में वो बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला बनाइए जो सामने वाले शब्द का पर्यायवाची है। यानी हमें क्या करना है, इस तरफ कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इनके सामने जो जो शब्दों के समूह हैं उनमें से हमने वो शब्द छांट कर लिखना है जो इस तरफ दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द है। तो पहले तो हम एक बार ये रिवाइज कर लेते कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। देखो बेटा, पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा हो, यानी कोई भी दो ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा हो यानी एक समान हो, तो वो कौन से शब्द होंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होंगे। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, इस पर हम एक वर्कशीट कर चुके हैं। आप अगर वो वर्कशीट दोबारा पढ़ना चाहते हैं यानी पर्यायवाची शब्दों को दोबारा सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन वर्कशीट्स को दोबारा भी कर सकते हैं। आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। फिलहाल हम इन क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, क में क्या लिखा है, हवा। अब हमें क्या करना है, इसके सामने 3 शब्द लिखे हुए हैं। कौन कौन से, जल, पानी और पवन। हमें ये बताना है कि इन 3 शब्दों में से हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ भी, जिसका मतलब भी हवा ही होता है। तो इन तीनों में से ऐसा शब्द है पवन, यानी पवन का अर्थ क्या होता है, हवा होता है। बाकी शब्द क्या है, जल और पानी, तो इनका दोनों का अर्थ सेम ही होता है। ये दोनों शब्द का मतलब पानी ही होता है, लेकिन हमें क्या देखना था, हमें हवा देखना था। इसलिए हमारा सही उत्तर है पवन। तो इस पर हमने गोला बना दिया है। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन करेंगे। दूसरा शब्द है संसार। ठीक है, और हमारे दिए गए शब्द क्या हैं, एक तो है जग, दूसरा है वृक्ष और तीसरा है गगन। तो इसका सही उत्तर है, यानी इनमें से संसार मतलब किस शब्द का है, जग का मतलब होता है संसार। ठीक है, बाकी शब्द क्या है, एक है वृक्ष। ठीक है, वृक्ष का मतलब क्या होता है, पेड़, और अगला है गगन, गगन यानी आसमान होता है। ठीक है, एक आपने गाना भी सुना होगा, जग घूमया। ठीक है, सलमान खान का गाना है, तो उसका क्या मतलब होता है, जग घूमया का मतलब संसार घूमा, यानी वो पूरे विश्व में घूमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ग, यहाँ पर शब्द लिखा है शेर और सामने 3 शब्द दिए गए हैं, वानर, मृग और वनराज। अब हमें ये बताना है कि इन 3 शब्दों में से शेर शब्द किसका अर्थ है, तो इसका जवाब है वनराज। ठीक है, वनराज कैसे, देखो वनराज 2 शब्दों से बना है। कौन कौन सा, एक तो है वन जिसका अर्थ होता है जंगल और दूसरा है राज, राज का मतलब होता है राजा। तो जंगल का राजा कौन होता है, शेर, इसलिए शेर का मतलब और क्या हो सकता है, वनराज, यानी शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, वनराज। बाकी शब्द हैं वानर जिसका मतलब होता है बंदर, और एक है मृग यानी हिरण बोलते हैं मृग को। ठीक है, चलिए आखिरी है औरत। तो औरत के सामने हमारे 3 शब्द लिखे हुए हैं। कौन कौन सा, महिला, पत्नी और माता।
तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से शब्द का अर्थ होता है औरत, यानी कौन सा शब्द पर्यायवाची है किसका, औरत शब्द का। तो यहाँ पर सही उत्तर है महिला। महिला का पर्यायवाची होता है औरत। अब पत्नी और माता भी औरत ही होते हैं, महिला ही होते हैं, लेकिन इनका अर्थ महिला नहीं होता, तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है औरत के, हम इसलिए हमारा सही उत्तर है महिला। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने यह भी जाना कि किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव, भाव यानी भावना, के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी वो दोबारा से हमें बता रहा है कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम जब होते हैं तो उनको हम संज्ञा कहते हैं। शब्द जाल में छिपे संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन्हें तालिका में लिखिए। इन शब्दों को अपने वाक्य में भी प्रयोग कीजिए। यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस शब्द जाल में से शब्द ढूंढने हैं। कौन से शब्द ढूंढने हैं, संज्ञा शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है और उन सारे शब्दों से एक एक वाक्य बनाकर इधर लिखना है। ठीक है, तो पहले में हम क्या करेंगे, पहले हम सारे शब्द ढूंढ लेते हैं। ठीक है, फिर उनके हम वाक्य बना लेंगे। आइए शब्द जाल में से हम वाक्य शब्द ढूंढेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पर 5 शब्दों की और जगह दी गई है। एक शब्द उन्होंने बना दिया है ढोलक। ठीक है, आइए और कौन से शब्द हो सकते हैं। एक देखिए इधर हंसी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हंसी भी एक संज्ञा शब्द है क्योंकि ये किसी भाव का नाम है, किसी भावना का नाम है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स का नाम है। कैसे, जैसे आप खुश हो रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, तो हंसी भी एक संज्ञा का नाम है, इसलिए हंसी एक शब्द हो गया। और कौन से संज्ञा शब्द हैं, एक ये देखिए आसमान। ठीक है, ये भी एक संज्ञा शब्द है। और देखते हैं और क्या क्या है, ये देखिए नदी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या क्या है, एक इधर बचपन शब्द बन रहा है। ठीक है, और एक और ढूंढते हैं हम, और हो गया ये आखिरी शब्द बादल। तो ये लीजिए, एक इन्होंने हमें पहले ही बता रखा था ढोलक, देखिए इधर है, और 5 और हमने ढूंढ लिए हैं। तो इन सभी शब्दों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला शब्द हमने क्या ढूंढा था, हंसी ढूंढा था, तो हंसी शब्द इधर लिख लेंगे, इधर इसका वाक्य बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरा शब्द क्या है, आसमान है, तो आसमान को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या ढूंढा था हमने, नदी शब्द ढूंढा था, वो भी इधर लिख लेते हैं। फिर क्या था, बचपन, और आखिरी क्या था, बादल। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमने ढूंढे थे। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है तो मैं साइड में इसका आंसर दिखा देता हूँ। आप इन सब के वाक्य क्या क्या बना सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप इनके वाक्य बना सकते हैं। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर आंसर हैं, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और इनके अलावा और आंसर्स भी हो सकते हैं जिनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या वाक्य हैं, पहला है ढोलक। ढोलक से क्या बन सकता है वाक्य, कि बारात में ढोलक बज रहा था, ये वाक्य हो गया। दूसरा है हंसी, राहुल के चुटकुले से मुझे हंसी आ गई। तीसरा क्या है, आसमान, आसमान का रंग नीला होता है। तो ये सिंपल से यहाँ पर वाक्य हैं। इनके अलावा आप और भी वाक्य बना सकते हैं जैसा आपका मन करे। अगला शब्द है नदी, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया। ठीक है, यानी नदी में पानी बढ़ गया, स्तर का मतलब होता है लेवल। आगे है बचपन, बचपन में हमने बहुत से खेल खेले। आखिरी शब्द था बादल, आकाश में अनेक तरह के बादल दिखते हैं, जैसा कि हमने कविता में भी पढ़ा था। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है कि बच्चों क्या आपको पता है, क्या पता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष यानी हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, एक बार इधर नीचे देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जयंती का मतलब होता है जन्म दिवस। ठीक है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर से एक पद नीचे उप प्रधानमंत्री बोलते हैं उनको। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी माना जाता है। लौह पुरुष, इंग्लिश में इनको आयरन मैन भी बोलते थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद
562 यानी 562 देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारतवर्ष में, भारत देश में 562 क्या थी, रियासतें थीं, जिनको हम इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे 6, 7, 8 में। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, तो उन सब को इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये कार्य किन्होंने किया, ये कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। ठीक है, तो इसीलिए उनको उनके जन्मदिवस पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। यानी वो अपने भारतवर्ष में क्या लेके आए थे, एकता लेके आए थे। ठीक है, इतने सारे रियासतों को उन्होंने जोड़कर इकट्ठा किया और भारत देश का निर्माण किया दोबारा से। ठीक है, आइए और पढ़ लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। यानी भारत देश की जो संस्कृति है वो काफ़ी आगे की है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यानी भारत में क्या है, बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय यानी अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग हैं। अलग अलग धार्मिक विविधता भी हैं। ठीक है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे धर्म भी हैं। लेकिन इतनी विविधता होने के बावजूद भी, यानी इतने अलग अलग तरह के लोग होने के बावजूद भी भारत देश में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। यानी एक ही सूत्र में, यानी एक ही धागे में बंधे हुए हैं। और इन सब का श्रेय किसको जाता है, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसीलिए उनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। और यदि आपने थोड़े दिन पहले ये खबर सुनी हो कि 31 अक्टूबर 2018 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टैचू बनवाई थी। ठीक है, जिसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, यानी किसके दिवस पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। वो कौन सी स्टैचू थी, वो थी स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और ये विश्व की, यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को दिखाने के लिए वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता। और वो किन की स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चलिए, इधर यहाँ पर एक छोटी सी पोएम भी दी हुई है, इसमें देख लेते हैं क्या है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी वो यही बता रहा है कि हिंद देश के निवासी, यानी हिंद देश में जो रहते हैं, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, वो सब एक ही हैं। फिर चाहे या तो उनका रंग अलग हो सकता है, उनका रूप अलग हो सकता है, उनका पहनावे का तरीका अलग हो सकता है, उनकी भाषा भी अलग हो सकती है, लेकिन अगर वो भारत देश के निवासी हैं तो वो सब एक ही हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और क्या लिखा है, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब क्या है, फूलों के नाम हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। यानी वो फिर से भारत देश के निवासियों के बारे में बोल रहा है कि वो अलग अलग तरह के फूलों जैसे हो सकते हैं, लेकिन वो सारे एक ही माला में बंधे हुए हैं, एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, एक भारत देश की तरह। तो यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।